आपका हैं क्लाइमेट आबाई डिस्ट्रिक्ट लकी बरौत भी शामिल था, या तो क्या इंटरवेंशन किया आपने वहाँ पे? वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे देखते हैं आप उसको आज जब आप बैक देखते हैं, सक्सेसफुल रेट क्या? बात यह है कि हमारा या हमीद साहब क्या या एडवाइस देंगे आप प्लानिंग कमीशन में एक या बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहे, या आपने फील्ड में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए, गवर्नमेंट के साथ भी किए, एनजीओज के साथ भी किए, क्या हमारे जो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या या चेंजेस होनी चाहिए मैं आपके? तो ये जी अमित साहब हमारे या साथ हैं, उनकी आपकी फॉरेस्ट की सर्विस के बारे में देखा, उसने आपको मज़े मज़े की अपनी फील्ड सर्विस के तजर्बात बताए और आपके साथ वो भी शेयर किया कि कैसे फॉरेस्ट में उसने फील्ड में सर्विस की, वर्किंग प्लान में की। अब आइए कि एक बहुत बड़ा, आप सबको पता है फॉरेस्ट एक ज़माने में रॉयल सर्विस समझी जाती थी और जिस ज़माने में ये फॉरेस्ट थे उस ज़माने में फॉरेस्ट बड़ी पीक की एक अच्छी सर्विस थी। तो यकीनन एक बहुत बड़ा फैसला होगा जब उसने इसको छोड़ दिया, एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब को। तो कैसे इस डिसीजन पे पहुंचे अमीर साहब? एक बड़ा फैसला तो था। एक्चुअली बिल्कुल बड़ा फैसला था। मैंने यार दोस्तों से भी मशवरा किया और उस वक्त बात यह है कि मैं मेरे साथ जो सीनियर कोलीग्स थे कुछ रिटायर्ड हो गए। एक तो बात यह है कि वो 1965 में फॉरेस्ट रेंजर आए थे और 1998 में वो रिटायर हो गए एज ए फॉरेस्ट रेंजर। तो कोई न प्रमोशन के चांसेस, न कोई मतलब है ओपननेस, न कोई वो चीज़। तो ऐसी चीज़ से तो बंदा फिर सफोकेशन के बाद। और मैं चाहता था कि तो मुझे अपॉर्चुनिटी वो जर्मन प्रोजेक्ट ने प्रोवाइड की, मैं दोबारा वापस कि उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार बाकी काम तो आप करेंगे, ये एरियल फोटोग्राफ को आपने इंटरप्रेट करना है। बाकी उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस किए थे लेकिन वो टाइम सीरीज बना रहे थे तो उनके पास 82 ऑनवर्ड तो सैटेलाइट इमेजेस थे, लेकिन जो आखिरी कोई एरियल व्यू उनके पास आ सकता था वो 1967 के एरियल फोटोग्राफ थे जो कि अभी दुलजान खान के ज़माने में एफएमसी ने वो कर दिए थे। पूरा जहाज़ को हायर कर पूरा नॉर्थ को उन्होंने एरियल फोटोग्राफ किया था। तो 3000 एरियल फोटोग्राफ जो हमारे प्रोजेक्ट के बनते थे वो फिर मैंने एफएमसी से रिसीव किए और उनकी इंटरप्रिटेशन करनी थी। अब बात यह है कि वो मैंने थ्योरेटिकली तो पढ़ा था, प्रैक्टिकली तो कभी एरियल फोटोग्राफ को मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया था। तो एनी हाउ उन्होंने फिर हाजी अली असगर खान जो इकबाल स्वाति साहब के चाचा हैं, कंजर्वेटर रिटायर्ड, उस वक्त वो कंजर्वेटर एबटाबाद थे, उसको मेरे लिए 3 महीने हायर किया। उसने चूँकि वहाँ नीदरलैंड से ट्रेनिंग ली थी तो उसने मुझे समझाया, तो 3 महीनों का लिया था लेकिन विद इन 1 मंथ मैंने सारा वो कंप्लीट किया। तो इसके बाद फिर एरियल फोटोग्राफ की जब मैंने इंटरप्रिटेशन शुरू की तो उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी और मैंने बताया कि मैं हमेशा अभी भी अर्ली राइजर हूँ। तो उस ज़माने में जब मई जून का ज़माना था तो मैं कोई 6 बजे ऑफिस आ जाता था, काम शुरू करता था और फिर शाम को 6 बजे जाता था। तो वो महीना डेढ़ के बाद मुझे डॉक्टर फिशर ने बुलाया तो उसने मुझे कहा कि आप अपना ओवर टाइम हमें दे दें। तो मैंने कहा ओवर टाइम किस तरह, किस चीज़ की? उसने कहा वी हैव नोटिस्ड कि यू आर कमिंग वेरी अर्ली एंड लिविंग वेरी लेट। तो मैंने कहा मैंने तो पैसों के लिए तो नहीं किया। उसने कहा नहीं, हम जर्मन किसी से मुफ्त में काम नहीं करते। मैंने कहा मैंने तो कैलकुलेट ही नहीं किया लेकिन नॉर्मली। उन्होंने कहा चलो, उसने अकाउंट वालों को बुलाया, उसको कहा कि भाई इसका कैलकुलेट करके उसने मुझे खासी अच्छी रकम दी। अब उस वक्त ज़माना ऐसा था कि मैंने बताया ना कि मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मेरे वाली साहब भी जॉब पे थे, भाई बड़े जॉब पे थे, घर से भी तो मेरे पास बहुत तो एकदम से खजाना शुरू हो गया। एनी हाउ इसके बाद तो उन्होंने प्रोजेक्ट अलाउंस, जो कि इंटरव्यू में वो किसी को नहीं दे रहे थे, उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट अलाउंस भी स्टार्ट किया और कंप्लीट मेरी तनख्वाह के बराबर, जितनी मेरी तनख्वाह थी उतना ही उन्होंने शुरू किया। फिर 6-7 महीनों के बाद उन्होंने मुझे पहले इंडोनेशिया भेजा 1 महीना कोर्स के लिए। वापसी पर नेक्स्ट ईयर जब आया तो उन्होंने फिर मेरी, अब मसला उनके पास ये था कि 12 ट्रेनिंग्स थे और सारे कोई 4 महीने 5 महीने इस तरह थे। तो वो उन्होंने कहा नहीं, हमने आपको डिग्री कोर्स के लिए भेजना है। तो उन्होंने फिर स्पेशल जर्मनी से इजाज़त ली कि बजाय इसके कि ये 2-2 3-3 महीने किसी को ट्रेनिंग दे, हम एक परमानेंट बंदा ट्रेन करते हैं और उसको सही मतलब ये वो हो जाए। वहाँ से इजाज़त आ गई और उन्होंने मुझे फिर जर्मनों ने मुझे नीदरलैंड भेजा। नीदरलैंड में आपका GIS पे था? मतलब यह है कि वहाँ जो ITC है जो नीदरलैंड की मशहूर इंस्टीट्यूशन है,
तो वो आपको हर चीज़ में, ख्वाह आप यून हिस्ट्री क्यों ना पढ़ें, वो आपको जीआईएस में स्पेशलाइजेशन कराएंगे। वो उनको जीआईएस हर, क्योंकि जीआईएस तो ऐसा है ना कि वो तो मतलब है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, लेकिन उसके साथ बाकी जो डेटा आता है वो ख्वाह वो किसी मैप से आता है, किसी बुक से आता है, किसी टेबल से आता है, वो सारे जब वो कर लेते हैं तो आपको एक डिसीजन वो वाला है ना कि आपको डिसीजन पहुंचने में आपकी मदद करता है। तो मेरा चूंकि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट था तो वहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं ना। नीदरलैंड से आपने एमएस किया और उसके बाद जब वापस आया तो मुझे वापस, क्योंकि टेक्निकली तो मैं वर्किंग प्लान में था, मैंने बताया मैं वर्किंग प्लान से गया था जर्मनों के पास अटैचमेंट के तौर पर, तो मुझे सीधा अटैच किया पेशावर में एफएमसी में। तो यहाँ अभी जर्मन प्रोजेक्ट चल रहा था, उन्होंने उनको लेटर लिखा कि भाई ये तो हमने ट्रेन किया था, आपने उनको, तो वापस मुझे फिर एबटाबाद भेजा। फिर मैंने पूरा एक और प्रोजेक्ट मैंने लीड किया इसी जर्मनों के साथ, प्रोविंशियल फॉरेस्ट रिसोर्स इन्वेंटरी प्रोजेक्ट, PFRI उसको कहते हैं। और वो फिर पूरे सूबे का दोबारा हमने थ्रू सैटेलाइट। आईयूसीएन में आप कौन सी पोजीशन पे आए? आईयूसीएन में मैं NRM एक्सपर्ट के तौर पर उन्होंने मुझे लिया था, और उसमें भी वहाँ पर जो NRCP एक प्रोजेक्ट था, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वो उसमें NRM का भी मैं था और JS लैब का इंचार्ज भी मैं था। कितने साल रहे वहाँ पर? 2 साल रहा आईयूसीएन के साथ। और उसके बाद फिर इसके बाद चूंकि मैंने रिज़ाइन किया और यहाँ पर मतलब यह है कि NRCP भी ख़त्म हो रहा था, तो आईयूसीएन ने मुझे फिर गिलगित पोस्ट किया। अच्छा। तो गिलगित में भी कोई 2 साल मैं रहा आईयूसीएन के साथ मजीद। वहाँ नादर्न एरिया की बैकग्राउंड पेपर ऑन बायोडाइवर्सिटी और बैकग्राउंड पेपर ऑन फॉरेस्ट्री वो मैंने लिखी हुई है। पूरी नादर्न एरिया की जितने भी फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज का पूरा बैकग्राउंड पेपर जो है वो। फिर कहानी ने मोड़ लिया, आईयूसीएन को भी छोड़ दिया? आईयूसीएन को फिर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ फिर डायरेक्ट मेरी 19 में सिलेक्शन हो गई एज ए डिप्टी चीफ प्लानिंग कमीशन में, और मैं फिर इन्वायरमेंट सेक्शन में आ गया और 2004 में। ठीक। और इसके बाद कोई 2006 में मैं अभी 19 में था कि उन्होंने एक नया सेक्शन आर्जी तौर पर जनरेट किया, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, मुझे उसका चीफ बनाया। अच्छा। लेकिन बाद में 2012 में वापस फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ को इन्वायरमेंट में जम किया, और मैं फिर इन्वायरमेंट चीफ 2012 में बना। और कितना अर्सा रहे इन्वायरमेंट चीफ? मैं 3 साल रहा। 3 साल 2015 तक? 2015 तक। फिर 2015 के 2015 में फिर मेरी सिलेक्शन UNDP की जेफ प्रोजेक्ट है, SLMP, उसमें एज ए नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर। अच्छा, ये SLMP सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, इसका जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं ना, व्हाट इज SLMP? सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम यह है कि आप लैंड को फोकस करते हैं, लेकिन उसमें जितनी भी एलाइड रिसोर्सेज है, ख्वाह वो एग्रीकल्चर है, ख्वाह वो फॉरेस्ट्री है, ख्वाह लाइफ स्टॉक है, रेंज लैंड है, वाटर है, आपने होलिस्टिक अप्रोच से जाना है। नॉट मतलब सिर्फ कंपार्टमेंटलाइजेशन की सूरत में या अकेले कि आपने सिर्फ फॉरेस्ट्री को फोकस किया या आपने, बल्कि आप एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जाएंगे कि आप एग्रीकल्चर कहाँ और उसमें फिर साथ साथ जो इशू इमर्जिंग इश्यूज है जो डिजर्टिफिकेशन के हैं, आबाई डिस्ट्रिक्ट लकी बरौत भी शामिल था, तो क्या इंटरवेंशन किया आपने वहाँ पर? जो थे वो फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ हम वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस भी कर रहे थे। अच्छा। मतलब ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी हम लोगों की मदद कर रहे थे, साथ साथ हम फ्रूट प्लांट्स, आर्चर्ड वगैरह भी देते थे, प्लांटेशन भी कराते थे। मतलब यह है कि रेंज लैंड और रेंज सीडिंग वगैरह, मैंने बताया ना कि पूरा लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर। कैसे देखते हैं आप उसको आज जब आप बैक देखते हैं, सक्सेसफुल रेट क्या? बात यह है कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट का एक डिलेमा यह है कि प्रोजेक्ट चूँकि हमेशा, ख्वाह वो सरकारी प्रोजेक्ट है या कोई फॉरेन डोनर फंडेड प्रोजेक्ट होता है, उसका एक फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड टाइम और फिक्स बजट और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसका मसला ये हो जाता है कि वो आप एक लिहाज से टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपको टाइम दिया होता है कि आपने 2 साल या 5 साल या 3 साल में ये चीज़ करना है। तो जब आप टारगेट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात आप रियल ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ जाते हैं कि जो उसमें आपने लोगों को सही कन्विंस करना है, लोगों को मतलब है, क्योंकि आपको टारगेट दिया होता है कि आपने
इतने एकड़ पे प्लांटेशन करनी है या इतने एकड़ पे फ्रूट ऑर्चर्ड करनी है, इतने नंबर पर आपने रेंज लैंड एक्टिविटीज़ करनी है। क्या या हमीद साहब क्या या एडवाइस देंगे आप प्लानिंग कमीशन में एक या बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहे, या आपने फील्ड में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किए, गवर्नमेंट के साथ भी किए, एनजीओज के साथ भी किए, क्या हमारे जो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट है इसमें क्या या चेंजेस होनी चाहिए आप मैं तो ये कह रहा हूँ कि मतलब ये हुकूमत मतलब इनकरेज करे, लेकिन ये है कि जो जो प्रोजेक्ट अगर चल रहे हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं, रोड बनाना है, वो तो ठीक है, वो तो आपका टारगेट है। ठीक। लेकिन जो ऐसे लॉन्ग टर्म और जो रेंज लैंड या फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज और डिजर्टिफिकेशन के हैं, एक तो ये कंटिन्यूस मतलब वो है, और इस वक्त तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा इशू भी क्लाइमेट चेंज का है, डिजर्टिफिकेशन का है, और बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि हमारी लैंड प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो रही है ड्यू टू सेवरल रीज़न, कि जिसकी वजह से हमारे ज़मींदार को या वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको उनका मतलब ये है कि लैंड की जो इनपुट जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, आउटपुट कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस ख़राब हो रहा है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड। और इशू भी है, बेशक सिक्योरिटी इशू है, वाटर इशू है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी इतनी रिड्यूस हो गई कि अब लोग इसको उसी तरह छोड़ रहे हैं। तो क्या इस इशू को किसी तरीके से टैकल किया जा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ कि बात यह है कि जो इंटरनेशनली सक्सेसफुल एग्जांपल है, चाइना ने ऐसे ऐसी जगहों पर मतलब लैंड को स्टेबलाइज किया कि जहाँ बंदा तस्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने खुद 3-4 विजिट किए चाइना के, और बात यह है कि उन्होंने आम डिजर्ट जो प्योरली, जिस तरह हमारे यहाँ चोलिस्तान है, बल्कि शायद चोलिस्तान भी इतना बुरा डिजर्ट नहीं होगा जितना चाइना का, क्योंकि वहाँ पर एक रात में पूरा डिजर्ट एक जगह से मूवमेंट करके किलोमीटर 2 किलोमीटर तक आगे चली जाती है, और पूरे हाईवेज को दफना देते हैं। और चाइनीज़ ने उसको इतना स्टेबलाइज किया कि वहाँ पर ना अब वहाँ रेत उठता है, वहाँ पर उन्होंने ऐसे ऐसे दरख्त लगाए कि उनका किसी का मेडिसिनल यूज़ है, कोई मतलब जिस तरह मतलब ये हमारे यहाँ बेर की आम जो बेर है उसकी कदर नहीं होती, चाइना में इतना बेर पैदा होता है और उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको खुराक में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और उन्हीं सेराओं पे उन्होंने मुख्तलिफ फ्रूट प्लांट्स लगाए, दूसरे लगाए। बेर की आपने बात की तो कर लक्की मरवत यहाँ पे भी तो बहुत स्कोप था। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसी तरह लोकल के बायोडाइवर्सिटी एस्पेक्ट में तो आप अगर बाहर से किसी स्पीशीज को लाते हैं तो यू आर इम्पैक्टिंग और मतलब है डैमेजिंग द लोकल बायोडाइवर्सिटी। उस वजह से हम जो ये यूक्लिप्टस से लोग रोनर होते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, हालांकि यूक्लिप्टस लोग कहते हैं पानी पीते हैं, यूक्लिप्टस को अगर आप देखें इतना डीप रूटेड प्लांट भी नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा पानी नहीं पीता, जिसका दूसरा नुकसान ये है कि अभी तक डिस्पाइट द फैक्ट कि कोई 150-200 साल से इंडिया पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, इस पर कोई जानवर इस पे न चरता है, न ब्राउज करता है, न ग्रेस करता है, न कोई खाता है। इवन वाइल्ड लाइफ भी कोई परिंदा भी नेस्टिंग नहीं करता। अच्छा, फिर नेस्टिंग पर्चिंग भी नहीं करता परिंदा, इवन उस पे बैठता भी नहीं है। अच्छा, मतलब यह है कि जाला तो क्योंकि उसकी अगर आप शाखे देखें तो एक तो बहुत ओपन होते हैं, यूक्लिप्टस की स्लिपरी होते हैं, तो लिहाजा वो अगर परिंदा कोई जाला बनाने के लिए वो कोई तिंकल आए वो फौरन स्लिप करके जाता है। प्लस वो ऐसा मतलब है वो खारिज करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं कि उससे वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहता, केमिकल्स। तो इस वजह से बर्ड्स इस वजह से भी नहीं आते कि बर्ड्स तो हर पौधे में जाते हैं खुराक के लिए कि या वहाँ से कोई चींटी खाएगी, कीड़ा खाएगा या उस पर फ्रूट होगा। अब इसमें न फ्रूट होता है, न कोई कीड़ा रहता है, न इसके, तो इस वजह से इस पौधे ने मतलब यहाँ पर मतलब ये मचाई हुई है कि हमने प्राइम जो फॉरेस्ट्री एरिया थे उस पर भी इसको लगाकर वो क्लाइमेट ख़राब कर दिया। और बात यह है कि क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है, अब लोग कहते हैं पानी पीते हैं, अगर पानी पीना था तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्राई कॉन्टिनेंट है, तो फिर वहाँ पर ये क्यों हो रहा है? वहाँ पर तो बारिशें बहुत कम होती हैं, उनका जो सेंट्रल एरिया डिजर्ट है उसमें सिवाय यूक्लिप्टस के और कुछ भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी इसको अगर डिजर्ट पर भी छोड़ दें तो मैं SLMP कब तक जारी रहा? SLMP पहला फेज जो था वो 2006 में अप्रूव हुआ और 2015 तक चला, और दूसरा 2015 से शुरू हुआ 2021 में। तो आप दूसरे फेज के 6 साल मैं एज ए नेशनल प्रोग्राम मैनेजर है।
और 2021 में फिर वो ख़त्म हो गया। वो फिर क्लोज हो गया, क्योंकि एक्चुअली मुआहदा सूबों के साथ ये था इस वजह सूबों ने अब अपने अपने डिजर्टिफिकेशन सेल खोलने हैं। पंजाब ने तो खोल दिया, उन्होंने स्टाफ भी रख दिया। केपी और मतलब यह है कि बलूचिस्तान और उसने फिर नहीं किया। जी व्यूअर्स, हमीद मरवत साहब के साथ हम हैं और आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या जो लोकल स्पीशीज़ है हमारे और जो यूकलिप्टस आप कल देखते हैं, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। जिस इलाके में जो भी पौधा सदियों से, बल्कि सदियों से ज़्यादा लाखों करोड़ों साल से वहाँ पे अडाप्ट हुआ है, तो कुदरत ने उस इलाके के लिए उसी पौधे को चुना है। उसके साथ रिलेटेड कीड़े मकोड़े परिंदे सबका एक यातियाती तनों होता है। और जब हम बाहर से कोई दरख्त लाते हैं और वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वहाँ पे माहौलियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। उन्होंने आपके साथ चाइना का मिसाल भी जो है ना शेयर किया कि लैंड सहरा को भी जो है ना गुलिस्तान बनाया जा सकता है, लेकिन अगर मेहनत की जाए। तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं और आगे फिर से बात करते हैं दोबारा।